नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में छोटे से अंतराल के बाद आज हमारे साथ एक बार फिर हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, लंबी यात्रा के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, गौरव जी के साथ आज कुछ व्यापक संदर्भों में छोटे छोटे घटनाक्रमों को लेके एक कड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। तिलचट्टा पार्टी, जी हाँ, चलिए कॉकरोच कह लीजिए। सब कुछ अजीब अजीब सा आपको दिख रहा होगा। वही सोनम वांगचुक वहां आके बैठा, एक अन्ना था, एक और दूसरा चेहरा दिखाई देता है, कुछ फौजी दिखाई देते हैं। खैर, एक सस्ता वर्जन इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसे गंभीरता से लेना भी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और उसी के साथ सोनम वांगचुक का क्या इरादा रहा है, ये किसी दूसरे का संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। गौरव जी के साथ ये 2 साल पहले सोनम वांगचुक को इसी प्रारब्ध के मंच पर एक्सपोज किया। और सिर्फ 2 साल पहले क्यों साहब, 9 महीने पहले भी हमने उसी सोनम वांगचुक को बहुत कायदे से एक्सपोज किया प्रारब्ध के इसी मंच पर। और उसी के साथ इनके एक मास्टर्स, जरा इस पर भी बात करेंगे। और ये भी आज की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। हम सबको याद है कि सेशल्स में प्रधानमंत्री जब गए हैं तो ठीक है साहब, अगर वहां कछुए के साथ उन्होंने एक फोटो निकलवाई तो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने कहा कि अंडमान निकोबार में कछुओं को मार रहे हैं मोदी, और कहां का कछुआ जिला रहा है मोदी। अंडमान और निकोबार में किसका इंटरेस्ट है? ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें किसका इंटरेस्ट है? चाइना। जब जब चीन की बात आती है, सोनम वांगचुक से लेके कांग्रेस और राहुल गांधी, ये सब खड़े हो जाते हैं। इन सब पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे मोदी और शाह के पास विपक्ष की पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां तोड़ के 2/3 मेजोरिटी उन्हें सौंपने के लिए, एनडीए को सौंपने के लिए क्यों आ रही हैं? आपको उल्टा लगेगा। लोग कहते हैं कि मोदी और शाह 2/3 मेजोरिटी जुटा रहे हैं, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लोग उनके पास क्यों आ रहे हैं। यहाँ से शुरू करेंगे सोनम वांगचुक और ये पूरा तिलचट्टा ड्रामा। यहाँ से ओवर टू यू गौरव जी, प्लीज। अवनीश भाई, सबसे पहले तो आपको दर्शकों को प्रणाम। ओमकारेश्वर महादेव, महालक्ष्मी, श्री कृष्ण मठ उडुपी और गोकर्णा के महादेव का सबको आशीर्वाद रहे। हमारी 6117 किलोमीटर की यात्रा थी, 26 दिन की रोड पे, जो मैं और मेरी पत्नी हम लोगों ने ड्राइव करा था। तो भारत को जानने का मेरा ज़रिया यही है। मैं हर साल जून के महीने में 1 महीने के लिए जाता हूँ और भारत को जानने की कोशिश करता हूँ। खैर, कभी और बात करेंगे कि भारत को क्या जाना, पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। एक जो सबसे बढ़िया चीज़ सीखी मैंने, वो ये है कि शहर में लोग भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं नहीं पता। और जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो ऐसा लग रहा था कि लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, जीवन आराम से चल रहा है। मतलब कई बार तो हमें शीशा नीचे करके किसी को बोलना पड़ा, भाई तेरी बाइक में चौथा गियर भी है, डाल ले। वो इतने मजे में चल रहे थे। तो खैर, वो कभी और बात करेंगे, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं तिलचट्टे से स्टार्ट करने की। अवनीश भाई, कुछ सवाल। पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बात बता दूं, कई बार मेरे को बोला जाता है, मैं किसी का चमचा नहीं हूं, और मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता। जो सच है, जो मेरे मंद बुद्धि में समझ में आता है टेक्निकली, वो मैं आपके दर्शकों से बात करता हूं, बिना ये सोचे समझे कि आपको अच्छा लगेगा क्यों या बुरा लगेगा, क्योंकि सच सबको अच्छा नहीं लगता। 2014 से पहले कितने पेपर लीक हुए थे, किसी को आइडिया है? 10 साल में 55 पेपर लीक हुए थे। और कौन पकड़े गए थे? ज्यादातर सबकी उंगली कांग्रेसी कार्यकर्ता या कह दें कांग्रेस से एफिलिएटेड लोगों का ही नाम आया था, लेकिन एक को भी जेल नहीं हुई थी। नीट पेपर लीक
का क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए, और नीट का लीक और राम मंदिर का इशू अलग अलग इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है। हम्म, राम मंदिर की अभी दान निधि का जो चोरी हुई, उसका और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव, और मैं किसी को पर्दे में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब अंदर जेल में जाने के सड़ना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, सड़ना चाहिए। माता रानी कांग्रेसियों की, हमारी नहीं, कांग्रेसियों की माता रानी मार्च में जाती हैं गंगाराम अस्पताल। हम्म, मार्च में गंगाराम अस्पताल जाने के बाद, मार्च के उनके वापस आने के बाद, ये आपकी तिलचट्टा पार्टी रजिस्टर्ड होती है। फिर तिलचट्टा पार्टी शोर मचा के भारत आती है कि भाई हम भारत आ रहे हैं, हमारा एयरपोर्ट पे स्वागत करो। और एयरपोर्ट से हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ हम डिमांड करेंगे हमें परमिशन दो। यानी बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी का जो क्रोनोलॉजी है, काम करने का तरीका है, एनार्की है, उस पे ही लिखी, उसी पटल पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट थी। एयरपोर्ट पहुंचे, किसी ने अरेस्ट नहीं किया। पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस ने आगे आके परमिशन दे दी। नतीजा क्या हुआ कि 900 लोग इकट्ठे हुए, 900 हजार लोग इकट्ठे हुए, जिसमें से 70% मीडिया वाले थे, और जो हमारे यूट्यूबर थे जिनको हेडलाइन पे अपने दाल रोटी चलानी है, वो लोग थे 150 लोग, और सब छक्के वहाँ पर बाकी 150 लोग थे। फिर इन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करी, किसी ने अटेंड नहीं करी। फिर ये सेल्फ इन्फेक्टेड, अब ये बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा हमारी लाइफ पे खतरा है, हमें एसपीजी सिक्योरिटी दो। किसी मूर्ख को, इस मूर्ख को ये समझाने की ज़रूरत है कि एसपीजी सिक्योरिटी केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी जाती है, किसी भी नेता को नहीं दी जाती है, चाहे वो एनएसए डोभाल हो, चाहे कोई जयशंकर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो। खैर, ज्ञान की कमी है, और यंग जनरेशन स्मार्ट है, जेनजी बहुत स्मार्ट है, उसको समझ में आता है। ये जो फालतू के लोग हैं जो घर में बैठ के रीलें देखते रहते हैं और एक मौका मिला चलो जाके मुफ्त का जूस पी लें और कर लें। अब आगे जाके तिलचट्टा पार्टी में लंगर किसने लगाया? उन लोगों ने जिन्होंने फार्म प्रोटेस्ट पे लंगर लगाया था। कौन थे वो लोग? खालिस्तानी। चलो नहीं आया। ठीक है, वो सारे नामी खालिस्तानी हैं और जिहादी हैं। तो अब एक बात तो साबित हो गई कि ये तिलचट्टा पार्टी का नीट से कोई लेना देना, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यंग जनरेशन नीट देके, जिनके सपने डॉक्टर बनने के हैं और मेडिकल प्रोफेशनल बनने के हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको हटाओ, उनको भड़का दो, और उनके माध्यम से, क्योंकि ये सब मध्यम वर्ग परिवार से हैं, उनके माध्यम से मध्यम वर्ग परिवार को हिलाओ। ठीक है, सपोर्ट किसकी खत्म करनी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। यही है ना, मोदी जी पे है ना। धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा के आप बोल रहे हो हटा दो, तो जो लाओगे, जिसको भी लाओगे, उस पे उससे उससे क्या नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा का लीक बच जाएगा? अब दूसरी बात करते हैं, टेक्निकल बात है। प्रकाश जावड़ेकर एजुकेशन मिनिस्टर थे इसी सरकार में, स्मृति ईरानी की एजुकेशन मिनिस्टर थी इसी सरकार में, लेकिन पेपर लीक तब भी हुए, पेपर लीक जावड़ेकर साहब के में भी हुए। नीट नहीं हुआ, कुछ और हुआ। 2024 में अगर आपको याद हो, नीट का लीक हुआ था। मैंने लिखा है अपने चैनल पे उसके बारे में। स्मृति ईरानी और जावड़ेकर के टाइम में लीक
लीक हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें हटाने की बात नहीं कही थी। धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में लीक होते हैं, लेकिन उनको हटाने की बात करी जाती है। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है। जो 9वीं 10वीं की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी का, उनका डिटेल बदला जा रहा है। औरंगजेब जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम भारत का आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे हम। भाई क्यों पढ़ाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन यार? हम भारत का रेवोल्यूशन इतना बड़ा है, फ्रेंच का क्या है? सही बात। तो ये अब आपने देखा कि इनके तिलचट्टों की पार्टी में कौन शिरकत कर रहा है? बृंदा करात। बृंदा करात कौन है? आंदोलन जीवी की पीएचडी करी है उन्होंने, आंदोलनों की पीएचडी। तो अब सीपीआईएम और सीपीआई जो है खुल के सामने आ गई, जो पहले दिन से है। क्योंकि जब पहले दिन बोला गया था कि इन्होंने लैंड होने के बाद बृंदा करात को फोन करा और इन्होंने कहा था मजाक है, वो आज साबित हो गई बात। बृंदा करात ने खुद बिल्कुल। स्टेटमेंट दिया है। वृंदा ने कहा कि मैं तो पहले दिन से हूँ। उनसे पूछा गया कि आप इतना लेट क्यों आई? बोले नहीं नहीं, आई आज हूँ, मैं तो पहले दिन से हूँ। बात वहीं ठीक। खत्म हो जाती है। तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी चाइना है। दूसरा, सोनम वांगचुक के बारे में हम आपके माध्यम से आपके चैनल पे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। उसका बिल्कुल। चाहें तो लिंक नीचे दे दीजिएगा ताकि जनता उसको भी रेफरेंस में लेके देख ले। सारे लिंक हैं, मैंने थंबनेल दिखाए हैं, तो फिर तो दिखाता अब हूँ। आप अब अवनीश भाई, अब आप ये बताइए, तिलचौक पार्टी क्या है? ये नीट पेपर लीक है या हटाओ नरेंद्र मोदी अभियान है? हम्म। कांग्रेस सामने नहीं है, लेकिन एमओयू चाइना के साथ तो राहुल गांधी ने ही साइन किया था ना। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी तो वो जैसे कहना चाहिए वल्चर है, जो मुर्दों पे जाती है तो भोजन ढूंढने पहुंच जाती है। अब यहाँ पर यूथ को एजिटेट करना था, प्रवोक करना था। और उनके माता पिता जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके सपने हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर बने, बच्चों के सपने डॉक्टर बने, उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने का अभियान था। अब ये एक छोटा सा माध्यम है, मतलब कितने 12 लाख 14 लाख 24 लाख 50 लाख ही बच्चे खड़े हो रहे हैं नीट में, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। और आपने देख लिया था प्रदर्शन में जो लोग आए, उनको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। नहीं पता। यानी बिल्कुल। जो नीट के विद्यार्थी हैं, वो प्रदर्शन में नहीं आए, वो बेचारे अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। तो पेपर कैंसिल करके आपने फिर से पेपर करवाया। अब सरकार भी जानती है और आपको भी पता है कि मैं केवल टेलीग्राम पे लिखता हूँ। और यात्रा में मैं अपने जितने भी मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं उनको अपडेट कर रहा था। चाहे मैं मंदिर जा रहा था तो मंदिर से उनको दर्शन करवा रहा था, क्योंकि दर्शन मैं ही क्यों करूं, सभी लोग करें मेरे माध्यम से। अगर मैं महादेव ने मुझे बुलाया है तो मेरे माध्यम से सभी लोग दर्शन करें, ये मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था ये दिखाना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो 5 दिन के लिए बंद हुआ, मैंने कोई शोर नहीं मचाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 दिन के लिए बंद हो गया नीट के लिए। अब क्यों बंद हुआ? अब सवाल ये, टेलीग्राम ही बंद क्यों हुआ? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर मैंने 2 साल पहले कोई पोस्ट लिखी है तो उस पोस्ट का पूरा कंटेंट और उसमें जो भी पिक्चर वीडियो लगाई हुई है वो मैं पूरी बदल सकता हूं। तो मान लीजिए 15 बैकडेट में जाके मैं दिखाता 20 तारीख, मैंने हाथ से कुछ लिखता पेपर में, भाई मैंने एग्जाम दिया, मुझे अब पता है चार क्वेश्चंस क्या हैं, 5 क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने वो क्वेश्चन हाथ से लिखे, उसकी एक फोटो खींची, 19 तारीख में गया और 19 तारीख में अपनी जो पोस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब मैंने जो कंटेंट था उसमें फोटो लगा दी क्वेश्चंस की और लिख दिया कि ये देखो ये नीट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनकी तैयारी कर लो। और उसके बाद ये यहाँ से आए, उसके बाद मैं वो छाप दूं। आप क्या बोलोगे कि नीट का पेपर लीक हो गया? क्योंकि आप सब जानते हैं टेलीग्राम पे सारी फिल्में लीक होती हैं, सारी चीजें लीक होती हैं।
और अब आप अगर टेलीग्राम यूज करें तो टेलीग्राम ने वो एडिट फंक्शन खत्म कर दिया है। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरा एक डिजाइन था जो राजमाता ने, कांग्रेसियों की राजमाता ने, गंगाराम हॉस्पिटल जब भी कोई जाए तो आप समझ लीजिए अब कुछ भारत में कांड होने वाला है। अब एक कांड के लिए तो गंगाराम गए नहीं, दूसरा कांड क्या था? अब नीट के बच्चे और नीट के बच्चों के माता पिता, लेकिन इंजीनियरिंग के हैं, यूपीएससी के हैं और सारे बच्चे हैं जितने हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, उनके माता पिता, वो लार्जर ऑडियंस है। भारत में लार्जर ऑडियंस क्या है? भगवान श्री राम की भक्त, सनातन हिंदू, आस्था। अगर मैं आपको बोलूं कि अवनीश भाई रोज सुबह 10 मिनट उल्टे लटक जाओ और आपको आधा मानी तो मैं यही यंत्र जंत्र और उल्टे लटके ये मंत्र बोलो और साथ में कुछ मत पहनना, तो लटक जाओगे आप। ये आस्था है भारत की। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नींबू मिर्ची होता है ना, नींबू मिर्ची वाला टोटका, गाड़ी के पीछे चुटीला लटकाते हैं, चप्पल लटकाते हैं, क्या क्या करते हैं। सही। एक बात मेरे को बताइए, कभी ये चीजें आपको रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू पर लटकती मिली क्या? नहीं। ये कौन लटकाता है? तो वो जो कड़क आस्था है उसको कैसे तोड़ा जाए? अब ये नीट का आपने समझ लिया, अब मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं जी। राम मंदिर पे आने से पहले कुछ इतिहास जानना जरूरी है। मैंने आपके चैनल पे एक बार उसकी बात भी करी थी। ईसाइयों का दुनिया में जो सबसे बड़ी आस्था है, आस्था का केंद्र है, वो क्या है? वेटिकन है ना। हाँ। मुसलमानों का दुनिया में आस्था का केंद्र क्या है? मक्का है ना। मक्का, काबा। हाँ। हिंदुओं का दुनिया में आस्था का केंद्र कहाँ है? कहीं नहीं श्री है ना। अयोध्या जी। अब बन रहा है ना। यस। मैंने आपको आपके चैनल पे ही बोला था, थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी श्री अयोध्या जी। थर्ड पोल अगर आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? वेटिकन को होगा और मक्का को। ऑब्वियस। दूसरी, ये बात आपने नोट कर ली। अब दूसरी बात, मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूं, मेरी बात को खुले दिमाग से सोचिएगा, मेरे दिमाग को 22 होके मत सोचिएगा, भाजपा कांग्रेस नहीं, मैं आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो आस्था का केंद्र हिंदू का श्री अयोध्या जी होंगी। वेटिकन कितने एरिया में बना है? कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, बड़ा छोटा एरिया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। 109 एकड़। हम्म। अयोध्या जी को डेवलप करने का एरिया कितना है? उससे तो बहुत बड़ा है। 108 एकड़। हम्म। आ रही है आपको बात समझ में? अब वेटिकन क्या करता है? भाई ये गुब्बारे क्यों आ गए? आई डोंट नो, कहीं से कोई अच्छा, इमेज दब गया होगा। अब वेटिकन क्या करता है? वेटिकन ज्यादातर कन्वर्जन में इन्वॉल्व होता है। भारत में कन्वर्जन रैंपट है। आप जितने भी कोस्टल बेल्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, ट्राइबल देख लीजिए, अब आजकल पंजाब भी हो गया है क्योंकि ड्रग मैनिक है, और आपका तमिलनाडु है, आपका केरल है, आपका तेलंगाना है, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है। नक्सल एरिया था। कन्वर्जन के लिए मिशनरीज के पास पैसे आते हैं। आपने FCRA, मैं FCRA बोलने जा रहा था। मार्च में आपने FCRA के गाइडलाइंस तैयार करे। अब आपको हर पैसे का जवाब देना है।
हर पैसे का सोर्स बताना है, हर पैसा कहाँ जा रहा है वो बताना है, सारी चीजें बतानी है। बड़े से बड़े एनजीओ लटक गए। हाँ अब जब वो लटके तो चोट कहाँ पड़ी? दो जगह। पहला, क्रिश्चियन मिशनरी का कन्वर्जन रैकेट जो कि वेटिकन कंट्रोल करता है, और मुसलमानों का जो मक्का कंट्रोल करता है, जिसको वहाबी मुसलमान बोलते हैं, वहाबी इस्लाम बोलते हैं। अब आप दूसरी बात याद रखो, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, फिर आप पे रो से। राम मंदिर, श्री राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, ये किसने कहा था? कांग्रेस हलफनामा दिया था। क्या कांग्रेस में राम की पूजा करना श्री राम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार के पास हो सकता है? कभी नहीं था और है ही नहीं आज भी। सोनिया गांधी, कई बुकों में लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी हिंदुओं से नफरत करती है। हम्म, तो एफसीआरए से किसके पेट में दर्द होगा? ऑब्वियस है। ठीक, अब आ जाइए। तो ग्लोबल मैंने आपको बता दिया, 3 पोल ऑफ बैलेंसिंग एक्ट जियोपॉलिटिक्स के। मैंने आपको सोनिया गांधी बता दी, मैंने आपको कांग्रेस बता दी, क्योंकि सोनिया गांधी राजीव गांधी से प्यार करके भारत नहीं आई थी। सोनिया गांधी भारत में भेजी गई थी ताकि भारत को कंट्रोल करा जा सके। इसीलिए 181 पब्लिक रैली जो राजीव गांधी ने करी, 180 में सोनिया गांधी साथ थी, लास्ट वाली में नहीं थी। इशारा समझ जाइए आप। माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, ज्ञानी जैल सिंह, दोरजी खांडू, ये सारे लिस्ट जरा निकाल लीजिए। मैंने चैनल पे अक्सर लिखता रहता हूँ और बहुत लिखा है, इनके नाम ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कब खत्म हुआ और कैसे खत्म हुआ। जी ठीक, अब मार्च में माता जी गई थी गंगाराम, तिलचट्टा पार्टी बनी, फिर तिलचट्टा पार्टी आई, फिर नीट एग्जाम का लीक कराया गया। मैं वर्ड सोच के यूज करता हूं, नीट एग्जाम को लीक कराया गया। ठीक, लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्त, राजनीति वो नहीं है जो आपको टीवी या यूट्यूब पे लोग बताते हैं हेडलाइन पढ़ के। राजनीति वो है जो शांत मन से एनालाइज करी जाती है और पर्दे के पीछे होती है, 6 फीट अंडरग्राउंड दबी हुई है। वो समझने के लिए धैर्य चाहिए। इसीलिए अवनीश भाई ने जब रिक्वेस्ट करी थी कि यात्रा के दौरान भी मैं यूट्यूब पे आऊँ, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को मैं सीखने निकला हूँ, मैं वो भारत सीखने जा रहा हूँ, मैं बीच में डाइवर्ट नहीं होऊंगा। खैर, अब जून से पहले 3 या 4 जून को राम मंदिर का चोरी का रिपोर्ट हुआ था। किसने रिपोर्ट करा था पहले? उस इंसान ने जिसने 1 पैसे का दान नहीं दिया और आज तक कभी राम मंदिर नहीं किया। उसका नाम है अखिलेश यादव। उससे पहले अखिलेश यादव कहाँ थे? लंदन में छुट्टी मनाने। ठीक है ना? अब आप बोलोगे भाई वो लंदन में छुट्टी मनाने गए हैं बच्चों के साथ, बच्चे शायद उनके लंदन में पढ़ते हैं इसलिए गए। तो भाई साहब, यात्रा में तो मैं भी था, लेकिन सिद्धरामैया हट गया ना। यात्रा में मैं भी था, लेकिन पहली बार कर्नाटक सरकार ने बोला कि हम कोस्टल रीजन डेवलप करेंगे। तो यात्राओं में बहुत कुछ होता है। इनके बोलने के बाद कौन गया, किसने आवाज उठाई? टिकट ब्लैकिए ने। उसके बाद जिसकी नानी ने कहा कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बना सकते, उसमें नाम नहीं रह सकते, वो भाई साहब पहुंच गए वहां पर। क्या हिंट कर रहा है? इस देश का एक इतिहास है, जिसने यूपी जीता उसने सेंटर जीता। 80 सीटें हैं। अब
सारी चीज कहाँ आती है? टिन्नू यादव। हम्म, टिन्नू यादव कौन है? चंपत राय जी के ड्राइवर। नाम में बहुत कुछ है, समझदार को इशारा काफी है। अब जरा बात कर लें, सारे लोग चंपत राय जी को गालियां दे रहे हैं, चंपत राय जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं अपने हिसाब, मैं औरों के हिसाब से नहीं बोलूंगा, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। आदरणीय चंपत राय जी, 1946 में जन्म हुए चंपत राय जी का आज उम्र है 80 साल। चंपत राय जी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के मास्टर थे, प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। चंपत राय जी और बहुत अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर थे, केमिस्ट्री में उनकी महारत थी। चंपत राय जी चाहते उसी में रहते, लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और श्री राम के चरणों में आ गए। क्या वो इंसान 80 साल के उम्र में, जीवन के अंतिम पड़ाव में, भगवान श्री राम की चोरी करेगा? चोरी कैसे हुई, क्या हुई, वो सारी चीजें बहुत लोगों ने डिस्कस करी हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, कैमरे के आगे 4 लोग खड़े हो जाएं तो पैसे जो गिने जा रहे हैं वो कैमरे में आ नहीं रहे, वहीं पर रफा दफा हो गई। नोट की गड्डी में ज्यादा नोट डाल दिए और जब वो ट्रांजिट हुए वो ज्यादा नोट निकाल लिए, तो जब बैंक के पास पहुंचे तो बैंक के पास पूरे पैसे पहुंचे, तो वहां फ्लैग नहीं हुआ। यहाँ ये बात आना भी जरूरी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुसलमानों को जब आप गालियां देते हैं, आप पहले अपने अंदर देख लीजिए, क्योंकि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू खुद है। राइट, बिल्कुल। तो राम मंदिर क्यों इंजीनियर किया गया? क्योंकि राम मंदिर अयोध्या जी में, जहां 50,000 लोग साल के जाते थे राम लला के तंबू में दर्शन करने, फटे हुए तंबू में दर्शन करने, आज 50 करोड़ जाते हैं। दुनिया के हर कोने से हिंदू आता है, सनातनी आता है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और भारत के हर हिस्से प्रांत से, हर संपन्न परिवार से या गरीब परिवार से, गांव से लोग आते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने। अगर हम उनकी आस्था तोड़ दें तो हम हिंदू को तोड़ देंगे ना। जो हिंदू जुड़ रहा है वो हिंदू टूट जाएगा। जब वो हिंदू, और वो हिंदू कैसे टूट जाएगा? भगवान श्री राम में तो आस्था रहेगी, लेकिन ट्रस्ट में आस्था नहीं रहेगी, जिसको वो चाह रही है। जब ट्रस्ट में आस्था नहीं रहेगी तो हिंदुओं के जो ब्राह्मण है, मैं यहाँ किसी जाति, ब्राह्मण का उद्देश्य मेरा किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण का उद्देश्य मेरा उन व्यक्तियों से है, उन पुजारियों से है जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, रख रखावा करते हैं, सारी चीजें देखते दाखते हैं। ठीक बात। तो आपने क्या तोड़ा? आपने वो विश्वास तोड़ा, आपने वो हिंदू कंसोलिडेशन तोड़ा, और आपने हिंदू को डिवाइड करा। अब अखिलेश यादव में भी अकल नहीं है इतनी, और राहुल गांधी में तो है ही नहीं, यानी ये प्लानिंग कहीं तो बाहर हो रही है। हिंदू को अगर आपने तोड़ दिया तो भारत बड़ी आसानी से 2014 से पहले के युग में चला जाएगा। क्योंकि अगले 20 साल 25 साल में जो इतिहास लिखा जाएगा, वो इतिहास ऐसे लिखा जाएगा। पहले इतिहास लिखा जाता था बिफोर 1947, आफ्टर 1947। आने वाले 10 20 25 साल में जो इतिहास लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बिफोर 2014, आफ्टर 2014। तो अब आपको समझ में आए कि जो नीट है और जो राम मंदिर है, उद्देश्य एक ही है। नीट एक छोटा मॉडल था, राम मंदिर एक बड़ा मॉडल है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, और उद्देश्य का मूल कारण है 2027 यूपी चुनाव। यस। ज्यादा दिन नहीं रह गए, 7-8 महीने एकदम। तो अगर आपने योगी महाराज को हटा दिया यूपी से, तो आपका सब खत्म हो गया ना। अब बात करते हैं चोरी की। राम मंदिर में चोरी हुई, बड़ा इशू है। पद्मनाभ टेम्पल में चोरी हुई, किसी ने आवाज उठाई? नहीं, कभी नहीं। श्रीमला में चोरी हुई, आवाज उठाई? नहीं।
4.5 किलो 4.5 किलो का सोने का छत्र गायब करा, उसकी किसी ने आवाज नहीं उठाई, और जो अक्यूज्ड है वो सोनिया गांधी के साथ खड़ा है, फोटो खिंचा रहा है। लेकिन क्यों नहीं आवाज उठी? अब आप देखो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, ये जो आंध्रा हो, यहाँ भाजपा की सरकार तो नहीं थी ना, नहीं, कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस थे, और जो कांग्रेस सपोर्टेड और जो डीएमके वगैरह थे कौन? क्रिश्चियन थे ना। तमिलनाडु क्रिश्चियन, केरल में क्रिश्चियन, आपका कर्नाटक में वही क्रिश्चियन लॉबी, लिंगायत। भाजपा तो नहीं थी ना। तो चोरी कोई पहली बार नहीं हुई है, चोरी पहले भी हुई है। एक बार सोने के छत्र गायब हुए, खड़ाऊ गायब हुए, पैसा गायब हुआ, दान गायब हुआ, लेकिन हुआ कहां? लेकिन उसकी आवाज नहीं आई, बिल्कुल क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं मिशनरी से जुड़े हुए लोग थे। बिल्कुल साहब, आवाज ये तो कहाँ साफ आई? दिखाई दे रहा है। आपकी आवाज कहाँ आई? आवाज आई आपकी राम मंदिर। अब मेरे राम से मंदिर। कुछ लोग बहस करते हैं, राम मंदिर के पास इतना सारा पैसा है, स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो। अभी एक मित्र हमारे यात्रा के दौरान ही हमसे भिड़ गए, बोले जी स्कूल बनवा लो, कॉलेज बनवा दो। मैंने कहा क्यों बनवाए? ये जो पादरियों ने जिनके यहाँ रेट पड़ी 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए मिले, हजारों करोड़ रुपए मिले, उनने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए? और बड़ी अच्छी बात है, अस्पताल बना दीजिए, मेडिकल हेल्प लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए, उससे बड़ा सेवा भाव कोई नहीं होता। मेरे को भाई साहब एक बात बताइए, एक डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 200 करोड़ में बन जाएगा, 300 करोड़ में बन जाएगा, हम 10 बना देते हैं। चलिए मैं भी पैसे इकट्ठे करके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ, इतनी मेरी हैसियत है। डॉक्टर कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर तो शॉर्ट सप्लाई में है ना भारत में। भारत की आबादी का अनुपात के हिसाब से डॉक्टर्स नहीं है। फिर आप बिल्कुल। बोलिए कि जो दिल्ली में फोर्टिस में और यहाँ और वहाँ मैक्स में डॉक्टर हैं, उनको गांव में भेज दो, कौन जाएगा? जो डॉक्टर एक सर्जरी के 5 लाख रुपए ले रहा है, जिसकी फीस 5 लाख रुपए उसे मिल रही है, वो गांव में जाके क्यों करेगा? ये तो अंतरात्मा की बात है ना, सेवा भाव है। बिल्कुल सामान्य अब समझ जैसे वाली बात। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डायबिटीज एक बिजनेस है, ठीक है ना? डायबिटीज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उस पर बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टरों के हों, चाहे अस्पतालों के हों, चाहे टेस्टिंग इक्विपमेंट के हों। आजकल वो नया कोई फीचर आ गया है, वो टेस्टिंग 4-5 हजार का आता है, दवाइयाँ हैं, मेटमॉर्फिन है, इंसुलिन है, दुनिया भर का। एक डॉक्टर है महाराष्ट्र में, होम्योपैथ का, वो गारंटी देता है कि 3 महीने 4 महीने के अंदर अगर आप इंसुलिन पे भी हो ना, तो मैं आपका इंसुलिन छुड़ा दूंगा। उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपीज महीना, दवाई मिला के। वो जो खपड़ैल है ना, टूटा हुआ छत होती है टाइल वाली लाल रंग की, उनके नीचे 3 पीढ़ियां डॉक्टर की, 7 डॉक्टर बैठते हैं, एक ही परिवार के 3 पीढ़ियां, महारत है डायबिटीज। आज मैं डिटेल अगर बता दूं तो उसको फार्मा वाले मार देंगे, फार्मा लॉबी मार देगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो आप ज्ञान देते हैं ना, हॉस्पिटल खोल दीजिए, ये खोल दीजिए, वो खोल दीजिए, मान लीजिए अयोध्या में मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, लखनऊ से आएगा कोई हॉस्पिटल में? डॉक्टर कहां से लाओगे? और स्कूल खोल दीजिए, बहुत सारे स्कूल हैं भाई, अयोध्या ही में क्यों? वो इसलिए ताकि भारतीय सनातन का केंद्र जो अयोध्या की परिपाटी पे हम लिख रहे हैं, वो हम केंद्र ना लिख पाए। और अगर हम वो नहीं लिख पाए, क्योंकि भारत में मंदिर बहुत हैं और बड़े सारे ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, सब हैं, लेकिन केंद्र के लिए जो सबसे उपयुक्त और जहां केंद्र माने रखता है, वो अयोध्या जी हैं। और अगर हमने वहां नहीं बनाया तो दुनिया में वही वेटिकन और मक्का का रूल चलता रहेगा। उसको काउंटर करने के लिए सनातन नहीं है।
तो ये गेम बहुत बड़ा है। ये गेम केवल पेपर लीक का नहीं है, ये केवल चोरी का नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल गेम है। और उसका रीस जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, वो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है हिंदुओं को तोड़ के यूपी में किसी तरह योगी को हटाना। यस। अच्छा गौरव जी, इसी के साथ साथ एक चीज और, अब चलते चलते बात कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सारा सिनेरियो ही क्लियर कर दिया, और जिस तरीके से ये तिलचट्टा वाला जो प्रयोग है वहां से लेके, हालांकि ये बेहद सस्ता प्रयोग दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक को हम लोगों ने पहले ही एक्सपोज किया है दर्शकों, वो सारे वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। और ये बात आज की नहीं है, 2 साल पहले, 9 महीने पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये सारी बातें आ चुकी हैं। गौरव जी, अब चलते चलते एक बात कहेंगे। लोग कहते हैं कि साहब, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पार्टियां तोड़ देते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में स्थिति एकदम पलटी हुई है। पार्टियां खुद टूट रही हैं, खुद को ऑफर कर रही हैं कि हमको एनडीए का हिस्सा बनना है, और ये सिलसिला अब धीरे धीरे 2/3 मेजोरिटी की तरफ अपने आप बढ़ रहा है। एक बार कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण, परसीमन, ये तमाम चीजें मोदी सरकार की जो 2/3 की वजह से गिर गई, लेकिन अब तो ये संख्या अपने आप पूरी हो रही है। ऐसा क्या है कि पार्टियां खुद को तोड़ के उस कीमत पर भी, चाहे वो डीएमके हो कि हम एनडीए के ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, चाहे तृणमूल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, शिवसेना आपने देखा ही, पार्टियां अचानक नरेंद्र मोदी और शाह को 2/3 मेजोरिटी देने पर क्यों आमादा है? मैं तो इसे ऐसे पूछूंगा, ऐसा कौन सा काम करवाना चाहती हैं ये तमाम पार्टियां जो अब तक एनडीए का हिस्सा नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एक बड़ी उम्मीद है? अवनीश भाई, भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ है क्या? नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि हम चुनाव लड़ें, जीतें और सत्ता में आए। ठीक बात। कांग्रेस भी यही कर रही है। कांग्रेस का तरीका ये है कि वो नरेंद्र मोदी को गालियां देकर सोचती है कि सत्ता में आ जाएगी। ममता बनर्जी को लगा था कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम को बंगाल में रोक देंगे तो हम सत्ता में बैठे रहेंगे। डीएमके को लगा था कि सनातन को हम खत्म कर देंगे तो हम सत्ता में बैठे रहेंगे। सब उखड़ गए। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर अपने पार्टी के लिए और पार्टी के माध्यम से राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं तो पाप कौन सा करते हैं भाई? कांग्रेस को बनाना, बिल्कुल। तृणमूल को बढ़ाना, डीएमके को सत्ता में लाना की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और इनकी नहीं है। कोई सवाल नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी विपक्ष बनाना नहीं है। ठीक ये तो बात। विपक्ष का काम है ना भाई। ये कल जाके चुनाव में नरेंद्र मोदी कहेंगे भाई साहब हमारा विपक्ष अच्छा नहीं है, हम हारना चाहते हैं, हमें हारने के लिए वोट मत देना और विपक्ष को बनाओ ताकि हमारे सामने विपक्ष। ऐसा होगा क्या? कोई सवाल ही नहीं। तो विपक्ष बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है ना, या नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपनी सरकार को मजबूत करना और उसके माध्यम से अपने देश को मजबूत करना। तो पानी हमेशा वहीं जाता है जहां ढाल होती है। अब तृणमूल या डीएमके है तो कोई पार्टी में तो नहीं लिया है ना, उन्होंने अपनी ग्रुप सेपरेट बनाया और बाहर से जहां पर भी बैठे हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबके अपने उद्देश्य हैं। उनका भी उद्देश्य ये है कि अगर हम जो बहती गंगा में हाथ धो लें तो हमारा भी पता चलेगा, सब सही होगा। भाई अल्टीमेटली उनको भी आगे जीतना है, उनको भी आगे राजनीति में रहना है, राजनीति करनी है, कांड भी करने हैं, सारे काम करने हैं। और वो तभी हो सकते हैं जब वो जीते। अगर वो तृणमूल के साथ खड़े हो जाएंगे या डीएमके वाले डीएमके की जो हिंदू हेट है उसके खिलाफ, उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो वो जीतेंगे तो नहीं। देश तो बदल गया है। तो मुझे इस बात से अजीब सी आपत्ति होती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ थोड़ी ना है यार, वो तो एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी के मतलब माध्यम से उसको चुनाव जीतने हैं।
और वो उसको चुनाव जीतने के लिए वही कैंडिडेट खड़े करने हैं जो कैंडिडेट में जीतने की कुव्वत हो। एकदम दिखाने के लिए नहीं करना है कि हम महिलाओं ले लो या मुसलमान ले लो या ईसाई ले लो। जहां ईसाई है वहां ईसाई है। उस युद्ध में यही होता है ना कि जीतने के लिए करना है। बिल्कुल सर। भाई महाभारत में भी अर्जुन कर्ण को नहीं हरा पाते, लेकिन रोल प्ले करा घटोत्कच ने। श्री कृष्ण नीति है। जयद्रथ को मारना था तो अर्जुन नहीं मार सकते थे, लेकिन फिर श्री कृष्ण नीति है। और महाभारत जीतने के लिए अभिमन्यु का वध जरूरी था ताकि रूल टूटे। श्री कृष्ण ये बात भी जानते थे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर केवट का समर्थन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, अगर वो जाके सुग्रीव को मारते हैं। अब एक बात और आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सामने से हमला नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को जेल नहीं भेज रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ रखा है। हमारी दिक्कत यह है कि हिंदू कहने के लिए तो हिंदू है, लेकिन हिंदू को समझ नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई इंसान आम बेच रहा है 100 रुपए किलो और हिंदू बेच रहा है 110 रुपए किलो, तो आप 100 रुपए वाले से आम ले लोगे, आप 110 वाले से नहीं लोगे, क्योंकि आपको 10 रुपए अपने देश से ज्यादा कीमती है, अपने सनातन से ज्यादा कीमती है, अपने धर्म से ज्यादा कीमती है। भगवान श्री राम बहुत ताकतवर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बाली को सामने से मार सकते थे, लेकिन बाली को एक आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी उसे सामने से मारेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। आप राहुल गांधी को जेल भेज के देखो, कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी। ये हिंदुओं का रिकॉर्ड है, आज का नहीं है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हिंदुओं का ये चीज की रिकॉर्ड है। तो श्री राम ने क्या करा, बाली को सामने से नहीं मारा, पेड़ के पीछे छिप के मारा। महाभारत और रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने कभी भी किसी भी योद्धा को उसको मिले हुए वरदान को चैलेंज नहीं करा, नहीं किया। नारायण अस्त्र नारायण का अस्त्र था। नारायण मतलब भगवान कृष्ण। लेकिन जब अश्वत्थामा ने वो अस्त्र चलाया तो नारायण ने उस अस्त्र को रोका नहीं, बल्कि पांडव को कहा जमीन पे लेट जाओ। उन्होंने अपने अस्त्र की भी महिमा रखी, उसके वरदान को भी काटा नहीं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी के वरदान को, दिए हुए वरदान को काटते नहीं है। वरदान को मैं इम्यूनिटी कह दूं चलेगा ना किसी की? आप जैसे बोलना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, मैं अपनी बात रखता हूँ। ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा शांत रहता हूँ, संयम में रहता हूँ, मैं भड़कता नहीं हूँ। लेकिन जैसे राम मंदिर का हमने जो इशू देखा, उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, ट्विटर पे भी पढ़े, लोग मतलब कूद रहे। नहीं बिल्कुल। और इसी वजह से गौरव जी इस विषय पे आपसे बात करना बेहद जरूरी था। हमारे दर्शकों की बहुत सारी ऐसी आकांक्षाएं थी। दर्शकों, न सिर्फ राम मंदिर पर बल्कि तिलचट्टे का जो एक नया और सस्ता प्रयोग है इन दोनों के सामंजस्य पर, और इनके पीछे आगे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन पर हमने और आपने के मंच प्रारब्ध ने पहले ही, आज के 2 साल पहले ही क्या कहलाया कहा गौरव जी के माध्यम से ही इस पर एक बड़ी बात हुई। हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप तक सार्थक रूप में पहुंची होंगी। अगर आपको लगता हो कि ये चर्चा तनिक भी आपके लिए सार्थक बात करती है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि गौरव जी के साथ जब अगली कोई चर्चा लेके आए तो आपको सीधे उसकी सूचना मिले। गौरव जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमनीश और गौरव प्रधान जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।